कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। शादिया, क्या कारण है कि पिछले कई सालों में इस समस्या के विकराल हो जाने के बावजूद राज्य और केंद्र ने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कि आने वाले समय में 2025 का हमारा विजन क्या होगा या 2030 का हमारा विजन क्या होगा, क्योंकि इन हालात को संभालते संभालते सालों लगेंगे, तब पॉल्यूशन कम होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट से कुछ होना है। बार बार इसकी बातें होती रहती हैं, ये सब अच्छे शब्द हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिमेंटिक्स हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं एजेंसियों में कहने के लिए, बड़े बड़े सेमिनार्स में कहने के लिए। सच तो कुछ और ही है, और सच, कड़वा सच ये है, अगर आप देखेंगे भी CSC की जो रिपोर्ट है, जो कि ग्रीन थिंक टैंक है, वेहिकुलर पोल्यूशन जो है सबसे बड़ा, वो 50% इसका रीजन है प्रदूषण का। और क्योंकि बसें बढ़ाई नहीं गई हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं। मनीष सिसोदिया जी स्वीडन भी गए, फ्रांस भी गए, हर जगह स्टडी करने जरूर गए, लेकिन बसें बढ़ाई नहीं गई। ये भी कहा गया कि प्राइवेट बसें बढ़ेंगी, और जो बल्कि बसों की जो जगह थी, सुनिए, नहीं, ये बस जो DTC बसों की जो जगह थी वो प्राइवेट बसों को दी गई। सुनिए, असलियत सुनिए, क्योंकि ये सब सच है जो मैं बता रही हूँ, ये सब आपको मिलेगा, लेकिन लोग इसकी कम बातें करते हैं। ये इश्तेहारात की वो जो है ना का चमत्कार की प्रेस भी कम बातें करती है इसकी। तो मैं बता दूं आपको, तो पब्लिक बसेस है नहीं, मेट्रो का काम रुकवाना पड़ा बाकायदा, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में 50-50% का समझौता है। हरदीप पुरी जी ने, मुझे याद है, 4 साल पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई आपका अपने हिस्से का जो आपको पैसा अदा करना है वो तो आप कीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि हमें ऑडिट करना पड़ेगा, आप जो प्रोपोगेंडा के लिए खर्चा कर रहे हैं और आप क्यों बक को पास कर रहे हैं, आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगा काम, जबकि ये आपकी जिम्मेदारी है। जबकि जो सेस मिलता है पोल्यूशन का, यानी कि जो टैक्स का पैसा मिलता है, वो तो दिल्ली सरकार को मिलता है। आपने इसके लिए क्या किया? तो ये सब बातें होती हैं, काम करने से काम होता है, प्लान बनाने से, डॉक्यूमेंट बनाने से कुछ नहीं होता है। और आप क्यों नहीं करना चाहते हैं 2 व्हीलर्स के बारे में कुछ, जो सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन है? और आप क्यों नहीं अच्छा करना चाह रहे हैं ट्रांसपोर्ट को, बताइए? क्योंकि वो आपके वोट बैंक हैं, आपकी हिम्मत नहीं वहां पे कुछ करने की। तो आप सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, और आप दिवाली के पटाखों को मना कर रहे हैं जो रीजन है ही नहीं। आप त्योहार के एक दिन तो में सिर्फ पटाखों को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। आप जरा सोचिए तो, किसको आप बेवकूफ बना रहे हो कितने सालों से? ये 8 साल हो गए सरकार को। संजीव जी, और आपने बसों की फ्लीट में इजाफा, शादिया के हिसाब से जब से आपकी सरकार आई है ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव काम नहीं हुआ जिससे ये पॉल्यूशन घट जाए, इसीलिए संकट हर साल दर साल नया और विकराल होता जा रहा है। देखिए, हालांकि मैं चाह रहा था कि कोई राजनीतिक दोषारोपण में ना जाए, कुछ कंक्रीट डिबेट हो ताकि जनता को समझ में आए। जो बच्ची अभी सवाल पूछ रही थी कि उनका दम घुट रहा, उसका समाधान किया है। कई सारे एक्सपर्ट ने यहाँ बताया कि बिल्कुल ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपने अपनी छड़ी घुमाया और सब ठीक हो जाएगा। ये लगातार सस्टेनेबल एफर्ट 365 डेज करने पड़ेंगे। और हमने आपको गिना, जैसे दिल्ली ने कुछ प्रयास किया कि दिल्ली ने पहले 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करी ताकि जनरेटर से पॉल्यूशन न हो। दिल्ली में जितनी भी इंडस्ट्री थी उसको शिफ्ट किया। हमने क्लीन PNG फ्यूल देने की कोशिश करी। हमने बसों की संख्या बढ़ाया। हमने यहाँ पर पराली गलाने को लेकर के हमने बायोडिकम्पोजर के जरिए पराली जले ने उसकी व्यवस्था करी। ये तमाम इसी तरह के और बहुत सारे एफर्ट लेने में, ये कभी नहीं कहता ये बिल्कुल सफिशिएंट है और कुछ नहीं करना। जो भी एक्सपर्ट की राय आ रहे हैं वो हम करना चाहते हैं। दूसरी बात जो अभी साजिया जी कह रही थी कि डिपो नहीं बना, देखिए अब बीजेपी को देखिए, अभी ये साजिया जी कह रही है कि हम फटाके पर बैन करके हम बड़ा पाप कर रहे हैं। अब बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, यहाँ बताएंगे कि क्या फटाके ज्यादा फूटने से क्या किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। ये इसी तरह से ये लोगों को एक्साइट करते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग ऑड इवेंट व्हीकल्स पॉलिसी लाया था हमने योजना, तो इनके मिनिस्टर्स आकर के इनके नेता के उसको तोड़ रहे थे। इसी तरह से अभी हमने जब कहा कि भाई रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, तो ये इन्होंने कहा कि ये मजाक है। तो कोई भी एफर्ट हम दोनों तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एक मूवमेंट बने, हर एक आदमी दरबार में ये पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को प्रवोक करें। अब ये कह रहे हैं, अब हमें बोलने दीजिए, आपने बहुत गंभीरता से सुना, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। आज
7,000 बसें दिल्ली के सड़कों पर है। अब देखिए, जब हम बसें ला रहे थे, इन्होंने बस रोकने की पूरी कोशिश, इन्होंने शिकायत कर दी कि बहुत कम हो रहा है कि ये बसें जान लें, 11,000 तो आप एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि बसेस ना आए, तो करके बसेस रोक दिया आपने। तो हमें तो कोई तरीके निकालने पड़ेंगे ना, फिर हम प्राइवेट बसें चलाए। प्राइवेट बसें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सरकारी बसें आने नहीं दे रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं। तो ये तमाम कोशिशें, एक जो उसको गंदा पॉलिटिक्स करते हैं। भाई साहब, आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि 50% वेहिकुलर पोल्यूशन है, सरकार जब ये और गाड़ी बंद करने से 2 मिनट के लिए इसका कोई फायदा नहीं होना है। 4% पराली जलाने से होता है। नोएडा से भी गाड़ी दिल्ली में आ रही है, दिल्ली में आ रही है, हरियाणा फरीदाबाद से भी गाड़ी आ रही है, उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। इसी तरह से आप नेबरिंग स्टेट जाएंगे, अब देखिए ईंट के चिमनी कितनी सारी मुख्य कारणों को आप देखिए ना भाई साहब, तो ये 50% से हो रहा हो, 11% लगातार करना पड़ेगा। ये डिबेट केवल जो नवंबर दिसंबर में ना हो, तभी संभव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपसे कहा है? तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपसे कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने परसों क्या कहा है? फटकारा है आपको, अब सारा राहुल मेहरा को और आपके सीनियर काउंसिल को फटकारा है कि आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, हवाई बातें ना कर रहे हैं। नहीं, कोर्ट ने बातें ना कहा है कि आप लोग गलत आंकड़े हवाई बातें करेंगे आप दुनिया भर में पराली की बात करें। अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं उत्तराखंड, 30% फ्री में वहाँ पे बांट रहे हैं रेवड़िया, और अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं पंजाब, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं दुनिया भर में, वो जा रहे हैं गोवा, उनके पास हर जगह जाने का टाइम है। ये सबसे बड़ी जरूरत है, लोग परेशान है, खांस रहे हैं, उसके लिए केजरीवाल अगर जाए तो इनको बड़ा डर लगता है। आपको चिंता, बिल्कुल चिंता है, क्योंकि हम दिल्ली वासी हैं, हमारे टैक्स से आप इख्तियार देते हैं, जो आप इख्तियार कर रहे हैं ना कि आप क्या क्या कमाल कर रहे हैं दिल्ली कोई का, मतलब नहीं है कि कौन कहाँ कैंपेन कर रहा है। 560 ये है जो इख्तियार आप देते हैं वो हमारे पैसों से, साथ आप बिल्कुल फिक्र है हमें। हैं। मैं आप दोनों को बोलूंगा, थोड़ी देर रुक जाइए। एनसीआर से ही मेरी बहुत दर्शक जुड़ गई है। शाजिया, दर्शकों की आवाज भी सुन लेते हैं, संजीव भाई उनकी भी आवाज सुन लेते हैं। और देखिए, मेरा गला इतना खराब हो रहा है कि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, फिर भी मेरी आंखों से पानी आ रहा है, गला फंस रहा है बार बार, क्योंकि आप 2-2.5 घंटे ट्रैवल करके आते हैं। ये ऑलमोस्ट सड़कें चोक्ड होती है जबकि कार, अगर दिल्ली की बात करी जाए तो। मेघा टंडन गाजियाबाद से मेरी एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गई हैं। मेघा, बताइए क्या महसूस करती हैं आप इस जहरीली हवा में? सर देखिए, सबसे बड़ा मेरा कहने का ये है मुद्दा कि स्कूल या कॉलेजों को बंद करना ही कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। ये जो हवा में इतना पोल्यूशन है, इतनी स्मेल है, हर घर में बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को आप देख लीजिए, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो गवर्नमेंट जो है सिर्फ मीटिंग्स कर रही है, इनकी बैठकें चल रही हैं, बट कोई भी ये हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मेरा सरकार से सबसे पहले तो यही विनती है, गुजारिश है कि सबसे पहले तो दिल्ली एनसीआर में 1-2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए ताकि चीजें कंट्रोल हों। सबसे पहले सरकार को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। ठीक है, सीधे चलता हूँ आलोक शर्मा जी के पास। आलोक शर्मा जी, बताइए, अभी तक मैंने जो बहस करी है उसमें सब टोपी ट्रांसफर हो रहा है, डॉक्टर वली भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको भी लगता है कि वाकई इसमें टोपी ट्रांसफर की गुंजाइश है? इतनी गंभीर समस्या आप आदमी को, आप खुद दिल्ली में रहते हैं, आप आदमी को सांस लेने के लिए माकूल हवा भी न दे पाए? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल टोपी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग शायद बेकार में बहस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पेरिस बना दिया और बीजेपी ने लंदन बना दिया, और हम बेकार में जो है वो यहाँ पर बहस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कोर्ट भी राजनीति कर रही है, इनकी जिम्मेवारी थोड़ी ना है। तो पंडित नेहरू जी इनको कोई डाटा ही नहीं देते थे, तो कहाँ से लोग सॉल्यूशन निकालते? 7 साल हो गए इनको, तो वैसे ही बैठे हुए हैं, तो कोई पकौड़े तलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मोदी जी कल भाषण दे रहे थे, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, वीआईपी की जगह। यहाँ सांस नहीं लिया जा रहा, बट एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। अभी संजीव झा जी मोदी जी की तर्ज पे झूठ बोल रहे, ये कहते 7,000 बसें। एक आरटीआई का जवाब है 4661 बसें थी 2014 में, और अब 3778 बसें हैं। ये अभी 2 महीने पहले का आंकड़ा है। लेकिन झूठ बोलने की आदत मोदी जी ने सबको डाल दी। जो मर्जी बोलो, मीडिया वाले तो अपना ढपली बजाएंगे, सब ठीक रहेगा, क्या दिक्कत। अप्रैल में टेंडर हुआ, तो उसमें टेंडर में क्या किया इन्होंने भाइयों ने कि 43 रुपए पर किलोमीटर का उसका मेंटेनेंस चार्ज कर दिया। वो फाइल सीबीआई में अटक गई जाकर,
वो भी बसें नहीं आई, एक भी बस नहीं खरीदी उन्होंने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रही है, अभी शाजिया जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अरे भाई मेट्रो का किराया किसने बढ़ाया 2 साल में, 3 साल में? तो डबल से ज्यादा मेट्रो का किराया हो गया, और मेट्रो का किराया बढ़ेगा तो क्या होगा फिर? क्या व्हीकल नहीं बढ़ेंगे? क्या दोनों सरकारों को नहीं समझ आ रही थी? लेकिन दिक्कत यह है कि अब शाजिया जी कह रही कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट जो है वो वैसे ही बस सेमिनार वेमिनार में अच्छा लगता है, तो सरकारें तो भाषणों से चलती हैं इनके हिसाब से। ऑड इवन पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गया। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध, मतलब भाषण देके मोदी जी का वो तुकबंदी वाली बीजेपी ने, जो बी टीम ने भी पकड़ी हुई है, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, झूठे एफिडेविट केंद्र सरकार देती है, झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो बकस दो कम से कम, कभी 40%, कभी 30%, कभी 4%, को जो मर्जी बता देते हैं पराली पे। जब पराली पे फंसे, अरे बीजेपी वाले इनसे पूछिए ना भाई कि 15 साल से आपकी कॉर्पोरेशन है और 47%, 43% जो है वो जो कंस्ट्रक्शन है उससे आता है, वो किसके अंडर है? क्या कॉर्पोरेशन के पास नहीं है? ये ई रिक्शा कौन चलवा रहा है इतनी, कि जिसकी वजह से हर रेड लाइट पे कंजेशन हो रहा है? दोनों मिलके, क्योंकि दोनों का वोट बैंक है। कोई एक सॉलिड स्टेप नहीं बताएंगे, सीएनजी हो, कोई बड़ा मेट्रो का जाल बिछे। एक मिनट मैडम, एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं चुप हो जाता हूँ। आप लोग दिल्ली को मार दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। बोल लीजिए आप लोग, दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लीजिए जिस तरह से लड़ रहे थे आप लोग अभी तक। 15 साल तक सरकार रही यहाँ पर। मैं बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग दोनों पिछले 7 साल से लड़ाई कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि 2 पैग लगा के बैठा हुआ है कुछ। तो आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए भाई साहब, आप बताइए पंजाब में तो मीटिंग हुई, पंजाब में क्या हुआ? जब एक फाइन आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपस में काम नहीं चल रहा हो तो दूसरों पर पंजाब पे डाल दीजिए, यूपी पे डाल दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। डबल फार्मिंग पर जब फाइन की बात कही गई तो आपने उसे काला कानून क्यों कहा? जब उसमें कहा था जो भी पराली जला रहा है उस पर फाइन होना चाहिए, तब आपने और आम आदमी पार्टी ने इसको गलत क्यों कहा? क्यों कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप जानते थे कि प्रदूषण का ये हाल है? अच्छा शादिया, आलोक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आलोक जी, चन्नी साहब ने आज ही पराली जलाने के जितने परचेस हुए हैं, FIR हुई है, उनको रद्द करने का आदेश दिया है। एक ऐसे माहौल में ये फैसला क्या इंडिकेट करता है? आप भी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं फिर? नहीं, मुझे एक मिनट, मैं उसका उत्तर देता हूँ। किसानों से जब 37वीं मीटिंग हुई थी किसान नेताओं के साथ दिल्ली में, तब 2 फैसले हुए थे ना। न्यूज नेशन ने भी ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि पराली जलाने के केस वापस होंगे। क्या फैसला केंद्र सरकार ने किया था? चन्नी जी ने किया था कि बिजली के बिल और पराली पर ये 2 निर्णय हो गए, 50%, 60% तो सहमति बन गई। किसके दबाव में किया था? तो डपली बजा रहा था मीडिया, ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहाँ से आया ये? अब मैं आता हूँ। चन्नी जी ने लिया ये फैसला। देखिए, मैंने बहुत बड़ी बात कही, हमारे कानून में साफ लिखा है कि जो मैंने कहा, आपने बात को घुमा दिया, थोड़ा सा भी आपने कहीं नहीं, आपने बात को घुमाया है। दूसरी आपने घुमा दी बात भाई साहब, लेकिन मैं घुमाने नहीं दूंगी आपको समझ नहीं आप थोड़ी घुमा के आगे निकल पड़े। आए बाय आए, आप आए बाय शाय ना कीजिए बात को। मैं चुप हो जाता हूँ। आए बाय शाय ना कीजिए बात को। आलोक भाई बहुत लंबा बोल लिया, कंक्लूड कर दीजिए। आप कंक्लूडिंग रिमार्क दे दीजिए। मुझे एक दर्शन के पास जाना है, नोएडा, NCR से जुड़ी हुई है। इसमें 2 लोग इकट्ठे बोले, ये ऐसा टॉपिक ही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक ही नहीं है कि 2 लोग इकट्ठे मिलकर बोले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 15 रुपए की जो पर्ची बॉर्डर पर कटती, फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? आप देखिए कैसा माइंड आपका वायर्ड है कि हर चीज में हिंदू मुस्लिम आते हैं। क्या सोच है आपकी भैया? मैंने तो बहुत बड़ी बात भी बोली थी। आप लोग दोनों बात कर लीजिए, मैं चुप रहूंगा। जब आपको पकड़ लिया गया, कोई नाराज ना हो, मैं नहीं चाहता एक दूसरे के ऊपर बोले। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आप देख सकते हैं मेरे खुद के गले की क्या हालत हो रही है। मीनाक्षी त्यागी नोएडा से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, उनकी राय लेते हैं। डॉक्टर वली के पास चलेंगे। मीनाक्षी, क्या कहेंगी सांसों के संकट पर? सांसों के संकट पर मैं यही कहूंगी कि ये जान करके बड़ा दुख होता है कि जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित जो शहर हैं, उनमें से 9 शहर जो आते हैं वो भारत के आते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा दुखद विषय है कि अभी जो मास्क हम लगाकर घूमते हैं कोरोना की वजह से, मुझे लगता है कि ये जीवन भर वायु प्रदूषण की वजह से हमारे बच्चों को ये लगा करके घूमने होंगे। अगर हमने जल्दी ही इस पर गहन विचार नहीं किया, केंद्र सरकार
राज्य सरकार मिलकर के इस पर करे। आज नोएडा में ही जो सीओ रितु माहेश्वरी जी हैं, उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर लगाया है, ये अपने आप में एक तरह के कार्य है। बहुत अच्छा ये उन्होंने कदम उठाया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब जो हम एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, अब उस पर ध्यान न देकर के अब शायद अब टावर लगाने की जरूरत होगी कि हर जगह जो है अब टावर लगाए जाएं, जिससे से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पार्क में खेलने के लिए उनको इसलिए नहीं भेजा जाता है कि इतना ज्यादा प्रदूषण है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको खांसी जुकाम एलर्जी हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय खाली वाहन की इसका कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण है जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, सीधे मैं डॉक्टर एम वली के पास चलता हूँ। डॉक्टर एम वली, क्या कहेंगे उन माँ बापों को, बच्चों को कैसे प्रिकॉशन रखें? और मेरे ख्याल से अब तो ये गुंजाइश भी बहुत कम बची है कि प्रिकॉशन इस हालात में रख पाए। देखिए, आपका गला और आज का जो आपका टॉपिक है सांसों का संकट, उस पर आज सुप्रीम संवाद हो चुका है और आज की डिबेट बहुत अहम है, बहुत सीरियस है। और जो अभी हमारी दर्शक बता रही थी नोएडा से, उनका जो संवेदना है मैं उनके साथ हूँ। बहुत कोशिश के बाद बच्चों के स्कूल खुले थे, बच्चों में एक उत्साह था और एक हमारा GK1 का स्कूल है स्प्रिंग डेल्स, उसमें तो ढोल नगाड़ों के साथ बच्चों का स्वागत किया गया था। तो ये दिखाता है कि किस तरह से बच्चे और माँ बाप उनके स्कूल भेजने में उत्सुक है। लेकिन ये हवा, जिसको मैं कहता हूँ ये सांस लेने के काबिल ही नहीं है, इसको मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, ये सुप्रीम संकट है सेहत के लिए। एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ, आपका गला इस बात की गवाही दे रहा है। और ये सांस लेने के काबिल बिल्कुल नहीं है ये हवा। मैं राष्ट्रपति जी के साथ एक बार चिली गया था, वहाँ इसका 1/10 पॉल्यूशन था और वहाँ सब पूरे कारकेड में ये बात हो रही थी कि चिली बहुत पॉल्यूटेड सिटी है, हम उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हैं। आज का जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुद्दे डिस्कस हुए हैं उसमें वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वी हैव टू सिट टुगेदर, ज्वाइन आवर हैंड्स, ज्वाइन आवर हेड्स और इसका कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकालना है। इसमें कहीं ना कहीं हवा की स्पीड को भी दखल है, इसमें कहीं ना कहीं एयर ट्रैफिक से निकलने वाला पोल्यूशन भी है जो अभी तक मुद्दे में नहीं आया। हम अभी पराली के लेवल पर अटके हुए हैं। ये सब चीजें मिला जुला के, जैसे हमने रिवेंज टूरिज्म पे एक प्रोग्राम किया था दीपक भाई, ये रिवेंज आउटबर्स्ट हो रहा है लोगों की गाड़ियां बाहर निकाल के घूमने का। ये लोग पिछले जो लॉकडाउन में घर में थे, अब उनके अंदर एक स्पिरिट आ रही है बाहर जाने की, और जाम की वजह से वही गाड़ी जो सड़क पर बिल्कुल नहीं कौन पॉलिटिकल यही नया भारत है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल ऐसी कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम चांद पे पहुंच गए, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। केजरीवाल जी केरला में जाके ऑल इन वन का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं वली साहब। नहीं, ये पंडित नेहरू जी जो है कोई डाटा नहीं देके गए इनको। बातें कर रहे हैं आप, थोड़ी संजीदगी लाइए। नहीं, मैं तो अपने व्यवहार में थोड़ी संजीदगी लाइए, कायदे पे बात कीजिए। देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहिए आप दोनों मिलकर, यहाँ पर लड़ते रहिए, यहाँ पर बैठकर उपदेश दिलवाते रहिए सब लोगों से। सांस लेने के लिए है नहीं यहाँ पर, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं रोज मोदी जी। देखिए ये रोज केजरीवाल जी केरल में जाकर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, पंजाब में जाकर चुनाव लड़ेंगे, गोवा में जाकर चुनाव लड़ेंगे, यहाँ बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। दीपक भाई, दीपक जी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मोती बाग रेड लाइट से लेकर बसंत विहार तक, चौक तक 6 होर्डिंग लगे हुए हैं केजरीवाल की फोटो के साथ। 1 लाख रुपए से कम का एक होर्डिंग नहीं है। पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है? 1500 रुपए पॉल्यूशन को रोकने के लिए होर्डिंग लगे हुए हैं। 3 किलोमीटर के पैच में 6 होर्डिंग लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि पहले अपने आप को प्रासंगिक बनाइए, फिर कोई प्रासंगिक विषय पे डिबेट कीजिए। एक मिनट सेकेंड हाफ में मैं बात करना चाहता हूँ, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। कई सारे सॉल्यूशंस हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। हमने कल कुछ सॉल्यूशंस के ऑप्शंस बताए भी थे। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो हमने बहुत आरोप और प्रत्यारोप देख लिए, लेकिन इस आधे घंटे में मैं बात करना चाहूंगा कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आज अगर काम करना शुरू करेंगे तो शायद 10 साल 15 साल बाद जाकर एयर क्वालिटी सुधर पाएगी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। जादू की छड़ी घुमाने से
कुछ भी नहीं हो पाएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया अलमी जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर एम वली हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, मेरे साथ डॉक्टर एस राम हैं, प्रोफेसर और एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के। लेकिन सबसे पहले एक और दर्शक मीनाक्षी शेखावत दिल्ली से, आज हमने सभी एनसीआर के दर्शक रखे हैं ताकि समझ सके कि हमारे दर्शक क्या महसूस कर रहे हैं। मीनाक्षी जी क्या कहेंगी 700 के संकट के बारे में? जैसा कि मैं देख रही हूँ, कब से सुन रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आया। मैंने 3 इसके तरीके सोचे, जो मेरी एक विचार है, मुझे नहीं पता आप कितना उससे सहमत होते हैं। सबसे जरूरी है वैक्यूम क्लीनिंग सड़कों की, जो कोई नहीं करता है। आप सड़क पे निकलते हो, टायर्स के धुआं के कारण पूरा मिट्टी पूरे वातावरण को भर देती है, और हम फिर प्रदूषण को दोष दे रहे होते हैं कि भाई प्रदूषण हो रहा है, पटाखों के कारण हो रहा है, हमारे पास जितने भी ये फसल जलने के बाद में जो धुआं उठ रहा है उसके कारण हो रहा है, वो गंदगी कोई नहीं देख रहा है। दूसरा, लोगों की विलासिता, जो कि सार्वजनिक व्हीकल को यूज करना ही नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि मुझे मेरी ही कार से जाना है, मुझे दूसरे की कार को फूल नहीं करना, मुझे मेट्रो नहीं लेना, मुझे बस नहीं लेना, हमें हमारे ही व्हीकल से जाना है। तो ये भी पोल्यूशन को बढ़ाने का सबसे मेजर कारण है। तीसरा, मुझे लगता है जो हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम इस पे काम नहीं कर रहे, हम इस पे काम नहीं कर रहे, इस पे काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम एडवर्टीजमेंट पे ध्यान ना दें, हम इस चीज पे ध्यान ना दें कि पटाखे बंद करने हैं नहीं करने हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी है नहीं करनी है, हमें बहस करनी है नहीं करनी है। सिर्फ एक काम करना है, अपनी जगह से ये गंदगी, हम नहीं चाह रहे कि सब लोग मिलके लगे, अपने अपने एरिया के पास में क्लीनिंग करने लगोगे ना, ये वैक्यूम खत्म होगा। अपने घर के बाहर के पेड़ों को धोना चालू कीजिए, ताकि उनके ऊपर जो धुआं है वो हवा के साथ में प्रदूषण ना फैले। कोविड का जितना डर था, उतना डर किसी और बात का नहीं था हमें, लेकिन हमें किसी को भी नहीं पता कि जो ये स्मोग हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, ये कोविड से भी खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी जी, बहुत खतरनाक है, और ये हमारी जो एवरेज आयु है उसको लगातार कम कर रहा है। हम महसूस ही नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जीवन लगातार छोटा होता जा रहा है। सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। मैं सबसे संजीव झा जी, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इस समस्या का? आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किन किन चीजों को इंक्लूड करना चाहेंगे? आप कुछ समझते हैं इस दिल्ली के आप विधायक हैं? और देखिए, अभी जो दर्शक बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि इनको दोनों तरह से प्रयास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का कंटिन्यूड एफर्ट और साथ में लोगों का पार्टिसिपेशन। मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार ने अभी कुछ किए, जैसे मैंने पहले कहा कि चौके बिजली की व्यवस्था, आपको ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल्स, आपको सीएनजी व्हीकल्स का प्रमोट करना पड़ेगा। आपको सड़कों पर आपको जो थर्मल प्लांट है, जो एनसीआर रीजन में थर्मल प्लांट हैं, उसको आपको तकनीकी को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको आप ईंट की भट्टी देखिए, आप चारों तरफ देखिएगा ईंट की भट्टी बहुत सारे हैं, उसको नई तकनीकी से जिगजैग जो टेक्नोलॉजी आया है बहुत जगह इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से एनसीआर रीजन में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ई व्हीकल्स, आपके सीएनजी व्हीकल्स को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छी सजेशन दिया कि जितनी मैकेनिकल स्वीपिंग्स जो मशीन है उसको लगाना पड़ेगा, आपको स्मोक करना आपको लगाना पड़ेगा, ताकि ठीक से सभी जगह पे आपको धुलाई, पेड़ों की धुलाई, जगहों की धुलाई हो पाए। मुझे लगता है ये सारे एफर्ट ना केवल दिल्ली बल्कि सभी नेबरिंग एनसीआर रीजन में सबको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब हम डिबेट में बैठते हैं तो मुझे लगता है ये हम लोग जो दोषारोपण करते हैं, जनता वो नहीं सुनना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है गवर्नमेंट कितना सेंसिटिव है, कितना सीरियस है हमारे मुद्दे पे। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर हम सब लोग एक डायरेक्शन में काम करें और साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, इसमें फिर केंद्र सरकार को एक मुख्य भूमिका हमें निभाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, केंद्र सरकार एनफोर्स कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही ये अधिकार है कि सभी स्टेट को एनफोर्स करने का आपको ये करना है। तो मुझे लगता है जब तक हम सब लोग ये राजनीतिक तूतुम में से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिलने वाला और राजनीतिक दोषारोपण से पॉल्यूशन कम नहीं होने वाला, इससे खत्म नहीं होने वाला। तो एक कॉन्क्रीट प्लान की जरूरत है और वो प्लान सभी स्टेट पे इंप्लीमेंट हो। और मुझे लगता है लगातार मीटिंग की जरूरत है, केंद्र सरकार लगातार हर महीने मीटिंग करे, ना केवल ये नवंबर दिसंबर या सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, बल्कि मुझे लगता है कंटिन्यूअस मीटिंग, कंटिन्यूअस एफर्ट की जरूरत है, तभी कोई सकारात्मक प्रभाव हम साल 2 साल में देख सकते हैं। इसका कोई ये अलाउद्दीन का चिराग
दाग नहीं है कि हमने घुमा दिया और प्रदूषण खत्म हो गया। ठीक है संजीव झा जी, आपने कई सारी बातें कही, लेकिन करना भी आप ही को है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, मैं सीधे शादिया के पास जाऊंगा। शादिया, क्यों गार्जियन की भूमिका नहीं निभा रही है केंद्र सरकार? संजीव झा ने यह बात कही कि गार्जियन की भूमिका निभानी पड़ेगी केंद्र सरकार। देखिए, नहीं, मैं मेरे भाई संजीव ने जो बातें कही हैं, मैं कहूंगी उन सब बातों से बचना पड़ेगा अगर वाकई में कुछ काम करना है। तो ये सारी की सारी बातें कही हैं, उन सबको हाथ जोड़कर दरकिनार करना होगा और इसी बात से बचना होगा जो उन्होंने कही है कि ठोस प्लान हो, प्लानिंग हो और सरकारों पे जाइए, जनरलाइज कर दीजिए, एक भी ठोस कदम ना उठाइए, एक भी कॉन्क्रीट बात का जवाब ना दीजिए। ठोस बातें क्या हैं? क्या है मुख्य कारण? वेहिकुलर पोल्यूशन, यानी कि वाहनों से के वजह से जो प्रदूषण है, उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है? 2 व्हीलर्स की। आपको देखना पड़ेगा इसका निवारण कैसे होगा। अभी आलोक भाई ने बहुत सी बातें बताई और आलोक भाई मेरे पास प्यारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने ये तक कह दिया कि केजरीवाल जी जो झूठ बोलते हैं वो भी मोदी जी की वजह से बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मोदी जी इतने पावरफुल हैं कि संजीव जी भी अगर झूठ बोलते हैं और केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं, वो भी मोदी जी ने सिखाया है। तो वाह, क्या शानदार जादूगर है हमारे मोदी जी कि उनको भी झूठ बुलवा रहे हैं वो। तो बहुत ही आपने तो कमाल की बात कह दी। पर आलोक भाई ने एक और बहुत अच्छी बात कही जो आरटीआई का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बसें कैसे कम हो गई हैं। तो जो स्टडी करने पहुंचे थे मनीष जी, पूरे यूरोप का चक्कर जो लगा रहे थे वो एक वक्त में, जब यहाँ पे चिकनगुनिया फैली हुई थी उस टाइम, तो पता नहीं उसका नतीजा क्या हुआ है, लेकिन बसें कम हो गई हैं, बसें बड़ी नहीं हैं। और बहुत बातें हो रही थी इलेक्ट्रिक बसों का, ये सब। तो ये है ठोस समाधान। अगर आप 2 व्हीलर्स को कम करेंगे, क्योंकि उसके वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी वही है, आपको कहना पड़ेगा कि ये इंजन बंद और बिजली कम और ये सब ना करें। आप इस तरह के इन चीजों से बाज आएं। और पराली की वजह से सिर्फ 4% है पोल्यूशन, तो इसलिए आप और स्टेट्स में भी जाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं इसके का कोई फायदा नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और इंडस्ट्री, ये तीसरे और चौथे बड़े कारण हैं। इसमें आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपकी नजर रहेगी, इसमें आपकी एमसीडी मदद कर सकती है। मैं क्योंकि सच बोलती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ। और जहाँ तक बात है ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी आपके अंडर है, सारे लाइसेंसेस भी वहां से आते हैं। इसमें आप एमसीडी की तरफ से देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे कहा है कि आपको क्या चाहिए कि आप 8,500 किलोमीटर की रोड को सफाई करें। तो उन्होंने कहा ये हम जानते नहीं हैं। बड़े बहुत ही मासूम तरीके से राहुल मेहरा जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई ये तो हम जानते नहीं है, ये एमसीडी वाले बता दे तो हम कर लेंगे। इस पर झाड़ा है और लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप क्यों नहीं जानते हैं, ये सरकार आप चला रहे हैं, आप किसी और की तरफ क्यों देख रहे हैं, ये भी अब हम बताएंगे आपको। और जितना आपकी ऑडिट होनी चाहिए, जो आप अपने पॉपुलैरिटी के लिए और अपने प्रचार के लिए जो आप रोजाना इश्तिहार दे रहे हैं, तो प्लीज इन सब चीजों से बाज आएं। और मैं कहूंगी पूरी तरह से जो बातें आम आदमी पार्टी के एमएलए मेरे भाई ने कही है, उन सब वो रेसिपी है, वो तरीका है कुछ ना काम करने का, बस वही छोड़ दें आप तो काम हो जाएगा। बस ये ना कीजिएगा जो आप कर रहे हैं अभी। आलोक शर्मा जी बताइए आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा? इसी से बचिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय पर बात आई दोषारोपण की, तो कौन दोषारोपण 7 साल से सबसे ज्यादा कर रहा है वो पूरे देश ने देखा है। मेट्रो के किराए इन दोनों को बैठकर तुरंत कम करने चाहिए। पिछले 7 साल के अंदर जब से मोदी जी और केजरीवाल जी की सरकार आई है, मेट्रो के किराए 176% बढ़े हैं। मेट्रो के किराए तुरंत कम होने चाहिए ताकि 2 व्हीलर का बर्डन कम हो। दूसरा, बसेस की संख्या बढ़नी चाहिए जो उससे घट रही है। तीसरा, कंजेस्टेड जो एरियाज हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, जहां पर ट्रैफिक का जाम डेली लग रहा है, उसके ऊपर एक कमेटी बन के उसको पूरी तरह से वहां पर डीकंजेस्ट कैसे किया जाए, ये केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर करना होगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस केंद्र सरकार के पास है। अभी कह रहे थे कि साहब वो एक वैक्यूम क्लीनिंग की बात आई, मुझे याद है केजरीवाल जी एक वैक्यूम क्लीनर जो मशीन आती है उसके सामने आधा किलोमीटर पैदल चले थे मनीष सिसोदिया जी, और बड़ा फोटो शूट हुआ था। लेकिन दोनों को मुस्कुराने की बात नहीं। साउथ एमसीडी में 17 मशीनें जो वैक्यूम क्लीनिंग की हैं, ट्रक माउंटेड हैं, एएमसी के बगैर साउथ एमसीडी में खड़ी हुई हैं पिछले 1 साल से। उनको चलवा लीजिए आप जरा। 30 रुपए की पर्ची कटती थी बॉर्डर पर, टैक्सी दिल्ली में घुसती थी 2013 में जब हमारी सरकार थी।
आज 100 रुपए की पर्ची कटती है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? 1500 रुपए छोटे टेम्पू पर और 3000 रुपए की पर्ची एनवायरमेंट सेस कटता है बॉर्डर पे ट्रक का, वो कहाँ जा रहा है? पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं आप उत्तराखंड में, यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं आप, और दिल्ली को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो जो पैसा दिल्ली वासियों के लिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगना चाहिए, ये दोनों लोग शांति से बैठें और उसके बाद काम करें। लेकिन दुर्भाग्य है आलोक भाई को ये बड़ा दर्द है कि हम पंजाब चुनाव लड़िए, हम गोवा चुनाव लड़िए, उत्तराखंड चुनाव लड़िए। आप कहीं भी चुनाव लड़िए, पर दिल्ली को ऐसे हालत में मत पहुंचा दीजिए ना। और ये कोई हंसने की बात नहीं है संजीव भैया जी, आप हंस रहे हैं। दिल्ली में मैं सीधे डॉक्टर एहतराम के पास चलता हूँ। डॉक्टर एहतराम, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं बारापुला चढ़ता हूँ मेडिकल से, और बारापुला से मुझे डीएमडी पर उतरने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। बारापुला क्रॉस करने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त, अगर मैं पी कार पे चल रहा हूँ। इसका क्या सॉल्यूशन है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि ज़्यादातर हो क्या रहा है कि हम एक्सप्रेसवे बनाते हैं या जो प्राइमरी रोड होती हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी नेटवर्क है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो जितना हम टाइम सेव करते हैं वहाँ पर बारापुला से, और आगे जितने भी एरिया है मर्जिंग डाइवर्जिंग एरियाज है, वहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन का ट्रैफिक मर्ज होता है। तो ये अक्सर देखा गया कि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन आपने एक सेक्शन को आपने क्लियर किया, वहाँ से आप तेज भागते हैं, आगे जा करके फिर जाम में चल जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने एक रोड को एक इम्प्रूवमेंट में डाला तो आपने एरिया बेसिस पे नहीं किया कि उसको आगे पूरा का पूरा एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट देना है, ये हमें तो एक तो ये प्रॉब्लम है। और ये अक्सर प्रॉब्लम हर जगह मिलेगी। आप मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, आप जैसे वहाँ से निकलते हैं तो सारा का सारा आप कंजेशन आप ईस्ट दिल्ली में फंस जाएंगे। आप वहाँ से आएंगे तो फंस जाएंगे, ऐसे ही वहाँ से सरायकाले खा के आप आएंगे तो वहाँ पर फंस जाएंगे। तो ये अक्सर देखा गया है कि इसमें इसी वजह से मैंने बोला कि, और ये हर जगह पे होता है कि अगर आप एक फ्लाईओवर बना रहे हैं तो आपको यह है कि 5 किलोमीटर के उसके एरिया के आसपास का एरिया का आपको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उसी लेंथ पे आप काम करेंगे। अब जितना बढ़िया हमने अपना एयरपोर्ट की एक्सेस रोड को बनाया, सरदार पटेल पे आके हम फिर फंस जाते हैं वहाँ पर उसी रोड पे। ये नॉर्मल सी बात है, सब जगह हो रहा है। मैं दीपक जी, मैं एक थोड़ा सा समय लूंगा इसमें, बस ये ध्यान देने के लिए कि अगर एक शहर में कंजेशन चलता रहा, मैं आपको बताता हूँ 90s में इतना कंजेशन था उस टाइम पे सिटीज में, दिल्ली में, और उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सीएनजी बसेस वगैरह आई थी। लेकिन वो टाइम था कि जब गुड़गांव की तरफ, नोएडा की तरफ लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया था। तो जब हम टाउन प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग से हूँ, तो हमने ये देखा कि लोगों ने अपनी डिजायर बदल दी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लोग समझें कि ये शहर रहने लायक नहीं बना। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंडेक्स तैयार किया, लिविंग इंडेक्स। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ चलना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हम सब के सब भूल रहे हैं, किसी ने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया। एक जो पैदल चलने वाला ट्रैफिक सारा दिन ट्रैफिक की ही बात करते रहते हैं। अब 15 से 20% वो है कि जिसको एक कुछ नहीं चाहिए, एक स्पेस चाहिए चलने के लिए। अब जब चलने के लिए स्पेस नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं आने वाले समय पे ये भी देखने का है कि हम ये ना हो कि सारा काम ट्रैफिक पे ही ध्यान दें। वॉक द सिटी, क्या ऐसी कोई रोड है या बहुत रोड है या शायद गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है। और मैं तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की दोनों कमेटी में हूँ। मैं उस कमेटी में भी था जिसमें कि 10,000 प्लस बस को रेकमेंड किया गया। मैं उस कमेटी में भी हूँ जो कहीं ना कहीं लिविंग इंडेक्स को डिसाइड करता है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, सब अच्छी तरह से बात करते हैं कि सिटी को हम सुधारेंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तो कहीं ना कहीं फेलियर जरूर रहता है। तो हमें प्रोग्राम की बहुत जरूरी है कि हमें सबकी फैसिलिटीज को, नीड को देखते हुए मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी लाइन तय करती है और पिसता है आम आदमी। और दिल्ली में जो शासकों का संकट है वो विकराल है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के 80% लोग ये मानते हैं, एनसीआर के 80% लोग ये मानते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।